यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता भी कहा जाता है। तो आइए हम इसे आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं, जो कि भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए यूसीसी को जानना जरूरी भी है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है, फिर भी आप इस मुद्दे को समझिए, जानिए। क्या बोला तूने? तो भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के कानून लागू हैं। पहला कमर्शियल लॉ, दूसरा क्रिमिनल लॉ और तीसरा सिविल लॉ। कमर्शियल लॉ के अंतर्गत व्यवसायिक मामले आते हैं। क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत हत्या, अपहरण, डकैती जैसे मामले आते हैं। ये जितने भी मामले हैं ये क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा मामला होता है सिविल लॉ का। अब यहीं पे ये सारा दांव पेच इसी सिविल लॉ में है। भारत का सिविल लॉ भारत की सभी नागरिकों को अपने धर्म के हिसाब से अपने शादी, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों को देखने की आजादी प्रदान करता है। सारा मसला यहीं पे फंसा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे ये तो अच्छी बात है कि भारत में जितने भी लोग हैं अपने सिविल लॉ को, यानी कि शादी हो, तलाक हो या उत्तराधिकार हो, वो अपने धर्मों के हिसाब से देख लें तो अच्छी बात है। लेकिन अभी मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उसे सुनकर आपको ये यकीन हो जाएगा कि हमारे भारत को यूसीसी की आवश्यकता क्यों है। सन 1978 एक 73 साल की वृद्ध महिला अपने पति से तलाक के बाद इंदौर की एक अदालत में 500 रुपये प्रति माह के गुजारे भत्ते की अर्जी दायर करती है और अदालत की ओर से एक रकम तय होती है मात्र 20 रुपये प्रति माह। इस महिला का नाम था शाहबानो बेगम। अब शाहबानो बेगम इस फैसले के खिलाफ पहुंचती है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए हर महीने 179 रुपये 20 पैसे देने का हुक्म सुनाती है। अब उनके पति मोहम्मद खान, जो कि पेशे से एक वकील थे, इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो मुस्लिम पर्सनल लॉ या जिसे शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 का हवाला देते हुए गुजारे भत्ते को अवैध करार करने की कोशिश करते हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 10,000 रुपये अतिरिक्त देने का फैसला सुना देती है। अभी तक तात्कालिक राजीव गांधी की सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के समर्थन में थी, मगर मुस्लिम संगठनों के उग्र प्रदर्शन और कुछ राज्यों में चुनाव हारने के बाद राजीव गांधी की सरकार ने यू टर्न लेते हुए मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 को लागू करके सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदल दिया। और यहीं से पहली बार शुरुआत होती है अनुच्छेद 44 और यूसीसी की। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये अनुच्छेद 44 आखिर क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत ये लिखा है कि राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों के यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता हो और देश भर में इसे लागू करने का प्रयास किया जाए। आपको पता है कि गोवा एकमात्र राज्य है जिसका खुद का कॉमन सिविल कोड लागू है, जिसे गोवा सिविल कोड या गोवा फैमिली कानून कहा जाता है, जिसे सबसे पहले पुर्तगालियों द्वारा द पोर्तुगीज सिविल कोड 1867 के नाम से लागू किया गया था। यूसीसी जानने से पहले हमें पर्सनल लॉ को जानना होगा। अभी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी जैसे अलग अलग समुदाय विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने वाले मामलों में अपने अपने धार्मिक पर्सनल लॉ का पालन करते हैं, जबकि आपराधिक कानून जैसे हत्या और अपहरण के लिए कानून सभी पर एक समान लागू होते हैं। ये जो भी धर्मों के पर्सनल लॉ हैं, इन्हें ब्रिटिश शासनकाल में ही बनाया गया था, जो कि प्रथाओं और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित था। ब्रिटिश राज के समय सन 1864 में एंग्लो हिंदू लॉ बना था, लेकिन इसे महिलाओं के लिए काफ़ी भेदभाव वाला माना जाता था। भारत के आज़ाद होते ही 1956 में बाल विवाह और उत्तराधिकार जैसे मुद्दों में हिंदू कोड बिल लागू कर दिया गया। इसके तहत अब महिलाओं को अपने पैतृक संपत्ति में भी अधिकार मिलने लगा था। अब बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ की। मुस्लिम समुदाय विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसे शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 भी कहा जाता है, का अब तक पालन करता रहा है। अगर हमें सच में एक सेकुलर, मॉडर्न और बराबरी वाला समाज बनाना और बनना है तो हमें जरूरी बदलाव करने ही होंगे। आपके इस टॉपिक पर क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।